हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आप सभी को सुप्रभात। मैं सुहाना आर्ट क्लासेस में आप सभी लोगों का बेहद ही स्वागत करती हूँ। मैं आज आप सभी लोगों के सामने उपस्थित हूँ एक नए कलाकार एवं चित्रकार के जीवन परिचय को लेकर, जिनका नाम है नंदलाल बसु, जिसका चित्र आप सब लोग अपने सामने देख ही रहे होंगे। मैं आज आपको इनके जीवन परिचय के बारे में बताऊंगी और इनके जीवन में क्या घटित हुआ, क्या नहीं घटित हुआ, और उन्होंने कितनी फेमस पेंटिंग्स को बनाया है, उन सभी के बारे में बताऊंगी। और कल हमने शैलेंद्र नाथ डे के बारे में पढ़ा था, ऐसे ही हम रोज़ एक एक कलाकार के बारे में पढ़ते जाएंगे। तो चलिए हम अपने टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं। और जो भी मैं आपको यह पढ़ाती हूँ, यह रीता प्रताप, जो कि एक फेमस बुक है, उससे मैं कंटेंट लेकर पढ़ाती हूँ। तो हम अपने टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं। आज हमारा टॉपिक है नंदलाल बसु, जिसका जन्म 1882 में हुआ था और मृत्यु 1966 ईस्वी में हुई थी। तो जब भी कोई बात आती है किसी के जीवन के बारे में, तो हम पहले उनके जन्म और शिक्षा दीक्षा के बारे में जानते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक है जन्म एवं शिक्षा। नंदलाल बसु अवनींद्रनाथ के प्रमुख शिष्यों में से एक थे। तो यहाँ आप देख सकते हैं नंदलाल बसु किसके शिष्य थे? अवनींद्रनाथ। आप मास्टर मोशाय नाम से प्रसिद्ध थे। आपसे यहाँ मतलब है नंदलाल बसु से। तो नंदलाल बसु जो है मास्टर मोशाय नाम से प्रसिद्ध थे। तो यह क्वेश्चन परीक्षा में आपके बन सकता है कि नंदलाल बसु किस नाम से प्रसिद्ध थे या कौन मास्टर मोशाय के नाम से प्रसिद्ध था। तो वह थे नंदलाल बसु। सहज सरल और निर्भिमानी बसु उन कलाकारों में से थे जिन्होंने धन और यश का मोह त्याग कर सच्चे मन से कला की साधना की। लोग कला करते हैं और कलाकृतियाँ बनाते हैं पैसे कमाने के लिए, यश कमाने के लिए, पर वह इतने सहज और सरल व्यक्ति थे जिन्होंने धन और यश की कभी लालसा नहीं की और उनको त्याग कर अपनी पूरे सच्चे दिल और अपने सच्चे मन से कला की सिर्फ साधना की, उसकी आराधना की। उनकी जन्मतिथि के बारे में विद्वानों में विवाद है। सिर्फ इनकी जन्मतिथि के बारे में नहीं, ऐसे कई कलाकार, चित्रकार एवं लेखक हैं जिनके जन्मतिथि के बारे में विद्वानों में विवाद है, बाकी वो तो अलग बात है। कुछ ने उनकी जन्मतिथि 3 सितंबर सन 1882 ईस्वी व कुछ ने 3 दिसंबर सन 1883 ईस्वी स्वीकृत की है। तो यहाँ पर दो जन्मतिथि जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। तो उनके पिता पूर्णचंद्र बासु, उनके पिता कौन थे? पूर्णचंद्र बासु थे। बिहार में खड़गपुर के स्थापत्य शिल्पी थे। उनकी माँ सुरुचि क्षेत्रमणि संपन्ना थी। कौन थी? सुरुचि क्षेत्रमणि संपन्ना थी। नंदलाल की बचपन से ही कला के प्रति रुचि थी। संभवतः यह गुण उन्होंने अपने माता पिता से ग्रहण किए, जो कला में पारंगत थे। जब वे 8 वर्ष के थे तो उनकी मां का देहांत हो गया। 16 वर्ष में अपनी माध्यमिक शिक्षा पूर्ण की वे कलकत्ता आ गए, जहां उन्होंने जनरल असेंबली कॉलेज में प्रवेश लिया। कहां पर प्रवेश लिया? जनरल असेंबली कॉलेज में। किंतु उनमें समाहित कला रुचियों ने उन्हें चित्रांकन हेतु प्रेरित किया। उन्होंने भले अपना प्रवेश जनरल असेंबली कॉलेज में ले लिया हो, लेकिन उनके अंदर जो एक जिज्ञासा थी कला को लेकर, उसको वह रोक ना सके और उन्हें चित्रांकन करते हुए हेतु प्रेरित करती रही उनकी लालसा। वे कॉलेज के कसे हुए वातावरण से शीघ्र ही उब गए। आगे अपने टॉपिक पर आगे बढ़ते हैं। वे संस्कृत व्याकरण पढ़ते समय भी आड़ी तिरछी रेखाएं बनाते रहे। जब भी वह दूसरे सब्जेक्ट्स को पढ़ते थे, संस्कृत या व्याकरण, उसमें भी वह जो है हमेशा चित्रकारी करते रहते थे, आड़ी तिरछी रेखाएं बनाते रहते थे। परिणाम स्वरूप इंटर की परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गए, जिनके परिणाम स्वरूप वह इंटर की परीक्षा में फेल हो गए। घर वालों ने हार कर उन्हें वाणिज्य कॉलेज में दाखिला दिला दिया, किंतु यहाँ भी वे असफल रहे। अतः उन्होंने 30 वर्ष की आयु में कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट्स में दाखिला लिया। कहाँ पर दाखिला लिया? कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट्स में। इस समय ईवी हैवल के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था ना, उसका वीडियो मेरे चैनल पर है, आप वहां जाकर उसे देख सकते हैं। आर्ट स्कूल के प्रिंसिपल थे और अवनींद्रनाथ टैगोर वाइस प्रिंसिपल। तो मैंने अवनींद्रनाथ टैगोर को भी कवर अप किया है, उनके बारे में पढ़ाया है। इनके बारे में मेरे चैनल पर वीडियो है, आप वहां जाकर देख सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो ईवी हैवल और अवनींद्रनाथ टैगोर दोनों क्या थे? वहाँ के प्रिंसिपल। ईवी हैवल वहाँ के प्रिंसिपल थे और अवनींद्रनाथ टैगोर वाइस प्रिंसिपल। नंदलाल आर्ट स्कूल में प्रवेश के लिए सिफारिश प्रमाण पत्र के साथ साथ अपनी तुलिका द्वारा निर्मित महाश्वेता का चित्र भी लाए थे। प्रमाण पत्र सिफारिश का तो ले ही गए थे, तो साथ ही साथ महाश्वेता का चित्र भी ले गए थे। हैवल ने उनका चित्र देखते ही उनमें भावी चित्रकार के गुण देखे और उन्हें प्रवेश दे दिया। कम उम्र में ही अपने प्रसिद्धम चित्र सती और नौका विहार, इनकी प्रसिद्ध चित्र क्या है? सती और नौका विहार। तो यह आपके परीक्षा के माध्यम से जरूरी प्रश्न यहाँ से बन सकता है, तो आप इनके नाम ज़रूर याद रखिएगा, सती और नौका विहार। आप तो नंदलाल बासु ने
माइकलैंजेलो राफेल के चित्रों की प्रतिकृतियां भी बनाई। राजा रवि वर्मा के चित्रों से भी वे प्रभावित हुए। सन 1917 ईस्वी में श्री अवनींद्रनाथ ठाकुर से शिक्षा दीक्षा प्राप्त करने के बाद कोलकाता में गुरु रविंद्रनाथ द्वारा स्थापित विचित्रा नामक कला शिल्प केंद्र और ओरिएंटल स्कूल ऑफ आर्ट्स का इन्हें प्रिंसिपल नियुक्त किया गया। कहाँ का प्रिंसिपल नियुक्त किया गया? विचित्रा नामक कला शिल्प केंद्र का और ओरिएंटल स्कूल ऑफ आर्ट्स का। अपनी संस्था गीतांजलि आदि रचनाओं के लिए चित्र बनाए। सन 1922 ईस्वी में इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की नौकरी छुड़ा गुरुदेव इन्हें विश्व भारती कला भवन का अध्यक्ष बनाकर शांति निकेतन ले गए और यहाँ कला भवन के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया। अब 1922 ईस्वी में इन्हें इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की नौकरी छुड़वा दी गुरुदेव ने और इन्हें विश्व भारती कला भवन का अध्यक्ष बना दिया और शांति निकेतन ले गए, जहाँ पर इन्हें कला भवन का अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति कर दी गई। सन 1924 ईस्वी में रविंद्रनाथ टैगोर के साथ बर्मा, मलाया, चीन, जापान की यात्राएं की और 4 माह तक उन देशों की चित्रण पद्धतियों का अध्ययन किया। साथ ही साथ नंदलाल बसु 1924 ईस्वी में रविंद्रनाथ टैगोर के साथ अलग अलग देशों में घूमने के लिए गए और वहाँ पर उन पद्धतियों का अध्ययन भी किया। उन देशों का नाम था बर्मा, मलाया, चीन, जापान। अब हम अपने टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं। कला भवन में रहकर अपने आसपास के गांव के चित्र बनाएं, जिनमें संथाल स्त्री पुरुष एवं कन्याएं आदि प्रमुख थीं। इनको आप याद रखिएगा, संथाल स्त्री पुरुष और कन्याएं इनमें क्या थी? प्रमुख थीं। नंदलाल बसु 74 वर्ष की आयु तक शांति निकेतन में रहे और साथ ही यहाँ पर मंच सज्जा एवं सजावट में अपना सहयोग देते रहे। इस प्रकार अपने प्राचीन तथा अर्वाचीन, देशी तथा विदेशी, मुगल एवं राजपूत, कांगड़ा और पहाड़ी कला की प्रारंभिक शैलियों सभी प्रकार के चित्र अंकित किए, जिनके विषय में विभिन्नता देखकर आश्चर्य होता है। इन्होंने ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही टॉपिक पर चित्र बनाया हो, इन्होंने हर प्रकार के चित्र बनाए, चाहे वो प्राचीन हो, अर्वाचीन हो, देशी हो, विदेशी हो, मुगल हो, राजपूत हो, कांगड़ा हो या पहाड़ी हो, इन्होंने सभी प्रकार की शैलियों पर कार्य किया है। नंदलाल बसु को गहरे रंगों और कृत्रिम रूपों से बेहद परहेज था। अपने चित्रों में मौलिकता पर जोर दिया। नंदलाल बसु ने क्या किया? अपने चित्रों में मौलिकता पर जोर दिया। उनका कहना था कि कला तभी जिंदा रह सकती है जब वह प्रगतिशील हो और उसमें अजंता या विलायत कहीं से भी चोरी नहीं की गई हो। यह सत्य है कि संभवतः हैवल जैसे कला मर्मज्ञ, अवनींद्रनाथ जैसे कला गुरु और रविंद्रनाथ टैगोर जैसे कला पारखी उनके जीवन में ना आए होते तो नंदलाल बसु की प्रतिभा शायद किसी अंधेरे कोने में टिमटिमाती रहती। तो हाँ, बिल्कुल सही बात है। जब हम किसी महान कलाकार हैवल, अवनींद्रनाथ टैगोर और रविंद्रनाथ टैगोर से मिलते हैं, जो कला के बेहद ही कल्पारखी हो और कला के शिष्यों के कलाकृतियों का बिल्कुल प्रसन्नता करते हो, तो ज़रूर जो है उनकी प्रतिभा को देखकर उन्हें अपना शिष्य बनाया और उनके कला को अध्ययन करने में मदद किया। अब हम अपने टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा अब दूसरा टॉपिक है विभिन्न माध्यमों का चित्रांकन। बसु ने टेम्परा, वॉश, जल रंग, पेंसिल, स्याही, रंगीन पेन, लिनोकट, ड्राई पॉइंट, माउंट बोर्ड पर टेम्परा आदि पद्धतियों से लगभग 10,000 से अधिक चित्रों का निर्माण किया। पेंसिल रंगों एवं ब्रश द्वारा अपने अनेक कार्डों पर चित्र तैयार किए, जिन्हें वे मित्रों, छात्रों और शिक्षकों को भेज देते थे। उन्होंने 10,000 से करीब पेंटिंग चित्रों का निर्माण किया और जिन्हें बनाकर वो अपने मित्रों एवं छात्रों को और शिक्षकों को भेज दिया करते थे। स्टेला क्रेमब्रिज ने मास्टर मोसाई के चित्रों की चर्चा करते हुए कहा है, उनके रेखा चित्र, ऑटोग्राफ चित्र और कार्ड चित्र आधुनिक भारतीय चित्रकला के बहुमूल्य रत्न हैं। तो किसने कहा है? स्टेला क्रेमब्रिज ने कहा है कि उनके रेखा चित्र, ऑटोग्राफ चित्र और कार्ड चित्र आधुनिक भारतीय चित्रकला के क्या है? बहुमूल्य। अब देखते हैं चित्रों का निर्माण। दूसरे टॉपिक पे आते हैं, चित्रों का निर्माण। नंदलाल बसु प्रमुख चित्रों में 1907 ईस्वी में बना सती उनकी बहुत ही फेमस चित्रकारी है। इसे ज़रूर याद रखिएगा, परीक्षा की दृष्टि से यह बेहद महत्वपूर्ण हो सकता है। 1907 में क्या बना? सती। सन 1908 में इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की प्रथम प्रदर्शनी में बनाए 2 मित्र चिता पर बढ़ती हुई सती और सती का देह त्याग प्रदर्शित किए। इसी वर्ष उत्तरी और दक्षिणी भारत का
भ्रमण किया और कर्ण का सूर्य पूजन चित्र बनाया। 1909 ईस्वी में चयनिका काव्य संग्रह के लिए चित्र बनाए। कब बनाया? 1909 ईस्वी में 1909 ईस्वी में चयनिका काव्य संग्रह के लिए चित्र बनाए। या इनकी फेमस पेंटिंग्स हैं जिनको आप याद रख सकते हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं। जैसे कि ये देखिए, सती, गांधारी, भीष्म प्रतिज्ञा, सावित्री और यम और नौका विहार, ये बेहद ही महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। सन 1910 ईस्वी में पद्मिनी और भीम सिंह, एकलव्य और अहल्योदार चित्र बनाए, यह भी बेहद ही महत्वपूर्ण है। 1911 में धनुर्विद्या सिखाते हुए द्रोण, 1912 में पार्थ सारथी, 1913 में उपमा की जल समाधि, शिव का विषपान है, और 1910 से 1914 के बीच डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी और भगिनी निवेदिता के संयुक्त लेख कवि में मिथ्स 1910 से 1914 के बीच डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी और भगिनी निवेदिता के संयुक्त लेख कत्व में मिथ्स ऑफ लीजेंड्स ऑफ द हिंदूज एंड बुद्धिस्ट के लिए चित्र बनाए। ये यहाँ से इम्पॉर्टेंट हो सकता है कि 1914 से 1910 ईस्वी के बीच डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी और भगिनी निवेदिता के लेख तत्व के लिए नंदलाल बसु ने क्या बनाया? इसका नाम आप बिल्कुल याद रखिएगा, मिथ्स ऑफ लीजेंड्स ऑफ द हिंदूज एंड बुद्धिस्ट। 1916 में मीराबाई, बेताल, पंचविंशति। 1917 में रविंद्रनाथ ठाकुर के काव्य संग्रह गीत वितान के लिए चित्रांकन किया। कृष्ण और अर्जुन व वर्षा से धुला कोणार्क। 1923 में तूफानी रात। 1924 में त्वे पासे। 1925 में कुरुक्षेत्र। 1926 में उत्तरा, जमुना और गंगा, गुरु अवनींद्रनाथ। 1929 में शांति निकेतन। अब यह सारे उनके क्या है? पेंटिंग्स, चित्रकारी है। तो हम इन्हें पढ़ते जाते हैं। वैसे तो यह सारे बहुत सारे चित्रकारी यहाँ पर नाम लिखे हुए हैं, लेकिन यह आपको सारे नहीं याद करने हैं। जो महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से वहाँ मैंने आपको बता दिया है, तो सारे नहीं याद करने हैं, सिर्फ कुछ ही याद करने हैं। क्षितिज चित्र का निर्माण रुक जाइए एक मिनट, थोड़ा जूम कर देते हैं। क्षितिज चित्र का निर्माण बनारस का एक दृश्य पोस्ट कार्ड पर स्याही व पेन। 1930 में शतरंज खेलते कौरव पांडव व डांडी कूच। 1931 में सहज पथ पुस्तक के लिए चित्र बनाए। ग्रीष्म संध्या, बसंत, पतझड़ और रात्रि की रचना की। 1932 ईस्वी में काली नृत्य, महिषासुर मर्दिनी और दुर्गा। 1936, 1948, 1979, 1951 में ऐसे अनेक चित्र बनाए। 1938 में प्रकृति दृश्य में आदमी, गुरुदेव और नर्तकी, चीड़ का जंगल, अजय के समीपस्थ वन विहार, ड्राई पॉइंट। 1941 ईस्वी में सरस्वती कागज पर टेम्परा। 1943 में महिषासुर मर्दिनी रेखांकन, मायावती आश्रय जलरंग। 1943 में बराकर नदी, हजारीबाग मार्ग जलरंग। 1944 में मुकदुम कंड जलरंग, राम किंकर का शिल्प जलरंग। 1946 में पुष्प लिए हुए महिला, शिल्प पर टेम्परा। 1947 में पिछड़ा पानी जलरंग, संध्या काल कागज पर टेम्परा, लकड़ बग्घा तुलिका एवं स्याही। 1948 में राजी में लालबंद जलरंग, नदी किनारे गोपालपुर मृग, तुलिका एवं स्याही। 1949 ईस्वी में गोलपाड़ा कोपाई जलरंग, कोपाई नदी, ड्राई पॉइंट। 1950 में संथालों का लबाई नृत्य। 1952 में डोलन चंपा कागज पर टेम्परा। 1953 में अतांशी पोस्ट कार्ड पर रंगी पेंसिल, अरहर का पौधा। 1954 में देवदासी कागज पर कोलाज, एक बछड़ा, लाल इमली, सिद्ध पुरुष पेन। 1955 में बकरियां, चंडालिका, सिल्क पर तुलिका रेखांकन। बाप रे, इतनी सारी पेंटिंग्स उन्होंने बनाई। इन सारे के नाम आपको नहीं याद करने, बस मैंने आपको ऐसे पढ़ा दिया है। जो परीक्षा के दृष्टिकोण से ज़रूरी है, सिर्फ उन्हीं को पढ़ना है। अब हम अपने आगे टॉपिक पर बढ़ते हैं। अच्छे कला शिक्षक, वो क्या थे? एक अच्छे कला शिक्षक भी थे। आचार्य नंदलाल बसु की शिष्य परंपरा की अशतीत वृद्धि हुई। वे एक अचल और अच्छे कला शिक्षक थे। वे एक अच्छे शिष्य के साथ साथ एक अचल और अच्छे कला शिक्षक थे। वह अचल मतलब जो एक जगह स्थिर ना ठहरता हो, जो अपने और विद्यार्थियों के मध्य दूरी लगभग नहीं के बराबर रखते थे। यही कारण था कि वे एक लोकप्रिय शिक्षक रहे। देश की अनेक प्रतिभाएं उनके निर्देशन में कला शिक्षा प्राप्त करने आती रहीं। नंदलाल स्वयं
अमूर्त कला को अधिक पसंद नहीं करते थे, किंतु वे अपने शिष्यों को उनकी पूर्ण स्वतंत्र शैली को अपनाने के लिए प्रेरित करते थे। वे अपने प्रत्येक विद्यार्थी को उनके जन्मदिन की खुशी में नया कार्ड बनाकर देते थे, परंतु विद्यार्थी से यह अवश्य अपेक्षा करते थे कि वे भी उन्हें अपना नया कार्ड चित्र भेजने का दायित्व निभाएंगे। यही कारण था कि वह काफ़ी अच्छे कला के शिक्षक रहे कि उन्होंने जिन्हें भी पढ़ाया, जिन्हें भी अपना विद्यार्थी माना, उन्हें उनकी जन्मदिन की खुशी पर नया कार्ड बनाकर भेजते थे और उससे यह अपेक्षा करते थे कि वह भी उनके नए बदले में नया कार्ड भेजकर एक नया चित्र बनाकर उन्हें भेजेंगे उनके शिष्य। हम अपने टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं। स्वाधीनता आंदोलन में सक्रिय भूमिका। नंदलाल बसु गांधी जी से अत्यधिक प्रभावित थे। अब यह एक चित्रकार तो थे ही, पर इन्होंने जो है भारतीय स्वतंत्रता में भी सक्रिय भूमिका निभाई है, जिसमें से ये है कि गांधी जी से वह काफ़ी प्रभावित थे। उन्होंने कूची के साथ साथ आवश्यकता पड़ने पर तिरंगा भी हाथ में लिया। उन्होंने झाड़ू के साथ साथ आवश्यकता पड़ने पर इस भारत के तिरंगे को भी अपने हाथ में लिया और जो है सक्रिय भूमिका निभाई स्वाधीनता आंदोलन में। वे बापू की तरह स्वयं भी चरखा काटते थे। उन्होंने असहयोग आंदोलन और उसके बाद 1930 ईस्वी में नमक आंदोलन में भाग लिया। पहले तो उन्होंने असहयोग आंदोलन में भाग लिया और उसके बाद 1930 ईस्वी में नमक आंदोलन में भी भाग लिया। इसी वर्ष का उनके द्वारा चित्रित चित्र डंडी कूच उनके श्रेष्ठ चित्रों में गिना गया। स्वाधीनता आंदोलन के अन्य प्रमुख नेताओं के साथ बसु के अच्छे संबंध थे। यही नहीं कि सिर्फ गांधी जी से वे प्रभावित थे तो गांधी जी से ही उनके अच्छे संबंध थे, बाकी अन्य जो स्वतंत्रता सेनानी थी उनके साथ भी उनके अच्छे संबंध थे, जैसे कि नेहरू जी, सरदार पटेल, भूला भाई देसाई। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के आग्रह पर चित्र साधना घर के लिए मत करो के आह्वान पर बसु ने अनेक चित्रों का निर्माण किया। नंदलाल बसु ने लखनऊ के कांग्रेस अधिवेशन में छात्रों के साथ मिलकर भारत कला प्रदर्शनी आयोजित की। कहाँ पर? लखनऊ में। यह आपकी परीक्षा की दृष्टि से ज़रूरी हो सकता है कि उन्होंने लखनऊ में किसका आयोजन किया मिलकर? कांग्रेस अधिवेशन में भारत कला प्रदर्शनी का आयोजन किया। कि वे पुनः सन 1937 ईस्वी में फैजपुर कांग्रेस अधिवेशन में मंच व तोरण की सज्जा की। सन 1937 टू 1938 ईस्वी में हरिपुरा पोस्टर बनाए। हरिपुरा कांग्रेस के पंडाल की साज सज्जा में योगदान किया। पल्ली अधिवेशन में किसान जीवन का चित्रण किया। स्वाधीन भारत के संविधान की पांडुलिपि का अंकन भी उन्हीं के निर्देशन में हुआ था। यहाँ से प्रश्न बिल्कुल बन सकता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि उन्होंने स्वाधीन भारत के संविधान की जो पांडुलिपि थी उसका अंकन भी इनके ही निर्देशन में हुआ है। किसके निर्देशन में? नंदलाल बसु के। यह परीक्षा के दृष्टिकोण से ज़रूरी हो सकता है। अब भित्ति चित्र के बारे में हम कुछ पढ़ते हैं। नंदलाल बसु द्वारा निर्मित भित्ति चित्र कला भवन, शांति निकेतन तथा बड़ौदे के कीर्ति मंदिर में देखने को मिलते हैं। तो उनके द्वारा निर्मित जो भित्ति चित्र है कहाँ कहाँ देखने को मिलते हैं? यह ज़रूरी है, तो ज़रूर इसको याद रखिएगा। कला, शांति निकेतन तथा बड़ौदे के कीर्ति मंदिर में देखने को मिलती है, जिस पर अजंता का प्रभाव दिखाई देता है। सन 1916 से 1917 ईस्वी में ख्यातिनाम वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बासु के निमंत्रण पर कोलकाता के पैतृक निवास पर सुरेंद्र नाथ के साथ मिलकर भित्ति चित्र बनाए। किसके निमंत्रण पर? जगदीश चंद्र बासु के निमंत्रण पर सुरेंद्र नाथ के साथ मिलकर एक भित्ति चित्र भी उन्होंने बनाई। विज्ञान मंदिर कोलकाता में भी भित्ति चित्र बनाए। सन 1921 ईस्वी में बाघ गुफाओं के चित्रों की अनुकृति की। शांति निकेतन में पुरातन पुस्तकालय भवन की दीवारों को सज्जित किया। तो यहाँ पर यह परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकता है कि उन्होंने शांति निकेतन में भी पुरातन जो पुस्तकालय भवन थी उसके दीवारों पर भी सज्जा का भी काम किया। और भारत के संविधान की पांडुलिपि का अंकन भी किसके निर्देशन में हुआ है? नंदलाल बसु के निर्देशन में। उमा का दुख व उमा प्रशस्ति, वीणा वादिनी और वर्षा आत्मा चित्र बनाए। सन 1928 ईस्वी में शांति निकेतन में हल कृष्ण उत्सव की स्मृति में इतालवी भित्ति लेप चित्र शैली में एक विशाल भित्ति चित्र बनाया, जो कि श्रद्धा, उत्साह और भारतीय ग्रामीण संस्कृति का परिचायक है। तो यहाँ से यह पॉइंट भी ज़रूरी है कि 1928 ईस्वी में शांति निकेतन में हल कृष्ण उत्सव की स्मृति में इतालवी भित्ति लेप चित्र की शैली में उन्होंने एक विशाल भित्ति चित्र बनाया था, जो है किसका परिचायक था? श्रद्धा, उत्साह, भारतीय ग्रामीण संस्कृति का परिचायक था। अब हम अपने टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं। सन 1933 ईस्वी में, कब?
1933 ईस्वी में पुराने पुस्तकालय के भवन में भूमि तल के सामने वाली दीवार पर राजस्थानी शैली के चित्र बनाए। तो 1933 में उन्होंने क्या किया? 1933 में उन्हें पुस्तकालय के भवन में भूमि तल के सामने वाली दीवार में राजस्थानी शैली के चित्र बनाए। सन 1939 ईस्वी में बड़ौदा महाराज ने कीर्ति मंदिर की साज सज्जा के लिए बुलाया और अपने गंगावतरण चित्र की रचना की। सन 1942 ईस्वी में शांति निकेतन में चीनी भवन की दीवार को सजाने के लिए जलता देवदार और नटी की पूजा भित्ति चित्रों की रचना की। सन 1939 ईस्वी में उन्होंने क्या किया? बड़ौदा महाराज के बुलाने पर उन्होंने वहाँ पर जो है चित्रित किया, कुछ अपनी पेंटिंग्स बनाए। और सन 1942 ईस्वी में चीनी भवन की दीवार को सजाने के लिए जलता देवदार और नटी की पूजा भित्ति चित्रों जैसी रचनाएं भी की। कहाँ पर की? शांति निकेतन में की। अब हम उनके कला लेखन के बारे में पढ़ लेते हैं। बसु ने चित्र सृजन के साथ साथ कला लेखन में भी सक्रिय योगदान दिया। शिल्प कला, रूपावली एवं शिल्प कथा या चर्चा उनकी मुख्य रचनाएं हैं। तो यहाँ से यह प्रश्न बन सकता है, कृपया आप इसे याद रखिएगा कि शिल्प कला, रूपावली और शिल्प कथा या चर्चा उनकी क्या है? मुख्य रचना है। सन 1944 ईस्वी में शिल्प कथा ग्रंथ में उन्होंने 10 कला लेखों का समायोजन किया, जिसके अंतर्गत चित्रों के प्रकार, कला के मानदंड, रंग आदि से संबंधित उल्लेख हैं। साथ ही 3 प्रकार के चित्र, अनुकारक, व्यंजक और छंदासिक का उल्लेख किया। इसी प्रकार उत्तर भारत की यात्रा के दौरान सारनाथ की बुद्ध प्रतिमा से प्रभावित होकर उस पर लेख लिखा तथा डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी के साथ, यह मैंने आपको ऊपर बताया था ना कि यह बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि उन्होंने डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी के साथ मिथ्स एंड लीजेंड्स ऑफ हिंदूज एंड बुद्धिस्ट लिखा और उसकी सज्जा की। तो यहाँ से आपके परीक्षा के लिए प्रश्न बनने की संभावना है कि किसके साथ मिलकर उन्होंने मिथ्स एंड लीजेंड्स ऑफ हिंदूज एंड बुद्धिस्ट की सज्जा की, या कि ये तो आनंद कुमार स्वामी के साथ मिलकर और मिथ्स एंड लीजेंड्स ऑफ हिंदू एंड बुद्धिस्ट को लिखा और साथ ही साथ उसको सजाया भी। सन 1940 ईस्वी में विश्व भारती त्रैमासिक में सजावटी कला, डेकोरेटिव आर्ट नाम से लेख प्रकाशित हुआ। कब प्रकाशित हुआ? 1940 में डेकोरेटिव नाम का लेख। सन 1943 ईस्वी में मायावती अद्वैत आश्रम के स्वामी पवित्रानंद के साथ हुए वार्तालाप के आधार पर लिखा हुआ उनका लेख कला एक साधना प्रबंध भारत में प्रकाशित हुआ। तो कला एक साधना कहाँ प्रकाशित हुआ? प्रबुद्ध भारत में। किससे वार्तालाप के आधार पर? पवित्रानंद के साथ। सन 1948 ईस्वी में देश में शिल्प गुरु अवनींद्र नाथ ठाकुर लेख प्रकाशित हुआ। अब हम उनके चित्र संग्रह को देख लेते हैं। उनके चित्र आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली, भारत कला भवन भोपाल, काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी, कला भवन शांति निकेतन एवं अन्य व्यक्तिगत संग्रहों में उपलब्ध है। तो उनके जितने भी चित्र हैं उनको कहाँ संग्रहित करके रखा गया है? आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में, भारत कला भवन भोपाल, काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी, कला भवन शांति निकेतन। तो जिन्हें भी इनकी कलाकृतियों को देखने की, चित्र जो भी देखने की जिज्ञासा हो वो यहाँ पर जा सकते हैं और उन्हें अपने सामने बिल्कुल देख सकते हैं। अब पुरस्कार एवं सम्मान। बसु की कला क्षेत्र को देन तथा महान कला गुरुता से प्रभावित होकर सन 1950 ईस्वी में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ने उन्हें डी लिट की उपाधि से विभूषित किया। तो यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना है आपकी परीक्षा की दृष्टि को देखते हुए कि 1950 ईस्वी कब? 1950 ईस्वी में कौन? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ने, किस विश्वविद्यालय ने? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ने उन्हें डी लिट की उपाधि से विभूषित किया। सन 1952 ईस्वी में विश्व भारती ने शैक्षिक जगत के सर्वोच्च सम्मान देशिकोत्तरम से उन्हें विभूषित किया। तो किसने? विश्व भारती ने सर्वोच्च सम्मान देशिकोत्तरम को उन्हें विभूषित किया। अभी परीक्षा की दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण है। सन 1953 ईस्वी में शांति निकेतन आश्रमिक संघ ने उनके सम्मान में अर्धदान उत्सव का आयोजन किया। और यहाँ 1953 ईस्वी में शांति निकेतन आश्रमिक एक संघ है जो उन्हें अर्धदान उत्सव का उनके सम्मान में आयोजन किया। सन 1954 ईस्वी में भारत सरकार ने, कब? 1954 ईस्वी में भारत सरकार ने
आचार्य को उनकी कला संबंधी सेवाओं एवं उपलब्धियों के लिए पद्म विभूषण कब सन 1954 ईस्वी में उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया। यह परीक्षा की दृष्टि से आपके बेहद ही महत्वपूर्ण है। आप ज़रूर याद रखिएगा कि सन 1954 ईस्वी में उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है, भारत के सर्वोच्च सम्मान से। सन 1956 ईस्वी में ललित कला अकादमी नई दिल्ली के अधिक सदस्य के रूप में चुने गए। कब 1956 ईस्वी में। यह भी आपकी परीक्षा की दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है कि ललित कला अकादमी के अधिक सदस्य के रूप में कब चुने गए। सन 1956 ईस्वी में। सन 1957 ईस्वी में कोलकाता विश्वविद्यालय ने बसु को डी लिट की उपाधि से सम्मानित किया। पहले तो काशी विश्वविद्यालय बनारस के उन्हें डी लिट की उपाधि से सम्मानित किया था। अब कोलकाता विश्वविद्यालय ने भी सन 1857 ईस्वी में उन्हें डी लिट की उपाधि से क्या किया, सम्मानित किया। यह भी आपकी परीक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है और यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं और इनसे संबंधित प्रश्न आते भी हैं। सन 1958 ईस्वी में ललित कला अकादमी कोलकाता ने उन्हें रजत जयंती पदक प्रदान किया। सन 1963 ईस्वी में रविंद्र भारती विश्वविद्यालय ने उन्हें डी लिट की उपाधि प्रदान की। तो अब यहाँ देखिए कि रविंद्र भारती, पहले तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, उसके बाद कोलकाता विश्वविद्यालय, अब सन 1963 ईस्वी में रविंद्र भारती विश्वविद्यालय ने भी उन्हें क्या दिया, डी लिट की उपाधि प्रदान की है। यहाँ से बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं। सन 1965 ईस्वी में ही एशियाटिक सोसाइटी कोलकाता ने उन्हें रविंद्र शताब्दी पदक प्रदान किया। किसने? एशियाटिक सोसाइटी। ओरिएंटल सोसाइटी ऑफ आर्ट्स द्वारा 500 रुपये का पुरस्कार मिला। इस पुरस्कार की राशि से उन्होंने उत्तरी भारत, बनारस, मथुरा, वृंदावन का भ्रमण किया। पहले के ज़माने में 500 रुपये कम नहीं होते थे, बहुत ही ज़्यादा होते थे और इन्हीं पैसों से उन्होंने कहा उत्तरी भारत को भी भ्रमण किया और वहाँ के स्थापत्य कला एवं मूर्ति कला का अध्ययन किया। वह पहले भारतीय चित्रकार थे जिनकी कलाकृतियों पर सर्वप्रथम रंगीन वृत्त चित्र डॉक्यूमेंट्री तैयार किया गया। तो यहाँ से यह प्रश्न बन सकता है जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि वह पहले चित्रकार कौन थे जिनकी कलाकृतियों को सर्वप्रथम रंगीन वृत्त चित्र डॉक्यूमेंट्री तैयार किया गया। वह कौन थे? नंदलाल बसु। अब देखते हैं कि उनकी मृत्यु कब होती है। बसु की मृत्यु 16 अप्रैल सन 1966 ईस्वी को ही। हालांकि बसु की जीवन ज्योति आज इस संसार से लुप्त हो गई है, पर वे भारतीय कला को एक ऐसी ज्योति दे गए हैं जो सदा उसका पथ प्रदर्शित करती रहेगी। तो यहाँ पर हमने नंदलाल बसु के जीवन के बारे में, उनकी जीवन परिचय के बारे से अवगत हो चुके हैं। पर यहाँ पर मैंने कुछ पेंटिंग्स को ऐड किया है जो उनके द्वारा बनाई गई हैं। जैसा कि आप यहाँ एक पेंटिंग देख सकते हैं जो गांधी मार्च बापूजी सन 1930 में उनके द्वारा बनाई गई है। जैसा कि आप जानते हैं कि वह गांधी जी से काफ़ी प्रभावित थे और उन्होंने जो है स्वाधीनता आंदोलन और असहयोग आंदोलन में अहम भूमिका निभाई थी। तो वह इसलिए उन्होंने गांधी जी मार्च बापूजी पर एक पेंटिंग 1930 में यह बनाई थी। अब हम दूसरे पेंटिंग को देखते हैं जो कि नंदलाल बसु के द्वारा 1936 ईस्वी में राधा वियराज बनाई थी। यह उनके द्वारा बनाई हुई दूसरी पेंटिंग है। और यह तीसरी पेंटिंग है इवनिंग के नाम से नंदलाल बसु 1941 कब 1941 ईस्वी में उनके द्वारा बनाई गई थी। अब हम अपनी दूसरी पेंटिंग देखते हैं। यह है अन्नपूर्णा जो कि उनके द्वारा बनाई गई थी 1943 ईस्वी में। अन्नपूर्णा उनके द्वारा यह बनाई गई थी। और यह है उनकी पेंटिंग नंदलाल बसु ने बनाई थी जो कि 1941 ईस्वी में, जिसका नाम है सरस्वती। जिसका नाम क्या है? सरस्वती। यह मैंने कुछ पेंटिंग सेट की हैं और यह अभी मैंने आपको ऊपर पढ़ाया था ना सती के बारे में। किसके बारे में? सती के बारे में, जो कि उनके द्वारा बनाई गई चित्रकारी है और बेहद ही प्रसिद्ध भी है, जो नंदलाल बोस ने 1943 ईस्वी में बनाई है। यह उनकी पेंटिंग है। मैंने अपने इस कंटेंट में कुछ पेंटिंग्स को इसलिए ऐडअप किया है जिससे आपको अच्छी तरीके से समझ में आए। और ये क्या होता है कि चित्रों से ज़्यादा जल्दी अच्छी तरीके से समझ में भी आता है। तो यहाँ पर हम नंदलाल बसु, जो काफ़ी लंबा हो गया है वीडियो, उनके जीवन परिचय के बारे में हम सभी लोगों ने पढ़ लिया है और उससे अवगत हो गए हैं। और उन परीक्षा की दृष्टि से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते थे मैंने आपको उसके बारे में बता दिया है। मुझसे अगर कोई त्रुटि हो गई होगी तो उसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। थैंक यू।